जय सेव सगजन साथियों। आज अध्याय 19वां का बारात झेलनी, बारात का स्वागत करना। तो साथियों इसको पढ़ेंगे जानेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। सगाई की बारात का स्वागत करने हेतु वधू पक्ष के लोग सभी ग्रामवासियों के साथ थाली में आरती और कलश लेकर जाते हैं। कलश कन्या की लगनी स्त्री अपने सिर पर धरकर जाती है। करीब पहुंचने पर दोनों पक्षों के नौजवान हाथों में बांस के लट लेकर डंडा पटक या घुमाते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। गोंडी बाजा के धुन में ऐसा वीर रस होता है कि डांड या पट्टा घुमाने वाले नौजवान जोश में आ जाते हैं और अपना अपना हुनर दिखाते हैं। दोनों पक्षों के जवानों में लाठी काठी की युद्ध होती है। कोई कोई वार करता है तो दूसरा उसे रोकता है। इस तरह डांड पट्टे का खेल कुछ समय तक चलता है। अंत में दोनों पक्षों के जवान आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और बाद में सभी लोग जय सेवा सेवा कहकर एक दूसरे को हाथ जोड़कर जय सेवा करते हैं। दोनों पक्ष आपस में मिलने पर पूर्व पश्चिम दिशा में अपने सामने खड़े हो जाते हैं। बाजा बजाते हैं और महिलाएं गीत गाते रहती हैं। यह समधी भेंट या सगा संबंधियों का भेंट। दोनों पक्ष अपने अपने चादर बिछाकर एक दूसरे की ओर पूर्व पश्चिम में बैठ जाते हैं। वधू के पिता या पिता तुल्य कोई भी परिवार का सदस्य आरती अपने सामने रखते हैं और उनके साथ गांव के पंच भी बैठते हैं। आरती में दिया, चावल, हल्दी, गुलाल, पान, सुपारी, कत्था, चूना और लोटा में पानी होता है। बिछाए गए दोनों चादरों के मध्य में जोड़ पर दाएं बाएं दोनों ओर लोटे का पानी छोड़कर चावल, हल्दी, गुलाल बारी बारी से छोड़कर वहाँ की मिट्टी में दाएं हाथ की कारगली या लगाकर उस मिट्टी का तिलक दोनों समधी एक दूसरे को लगाते हैं। तत्पश्चात पान सुपारी का बीड़ा बनाकर एक दूसरे को एक साथ खिलाते हैं। पान खिलाते वक्त वर के पिता का हाथ बाहर और वधू के पिता के हाथ अंदर होते हैं। तत्पश्चात दोनों आरतियों को सटाकर उन्हें दाएं से बाएं 5 बार घुमाया जाता है और अंत में एक दूसरे को पुनः चावल के दानों का तिलक लगाकर जय सेवा करते उठ खड़े होते हैं। पुरुषों का कार्यक्रम हो जाने पर दोनों पक्षों की महिलाएं वहां बैठती है। दूल्हा दुल्हन की लगने या स्त्रियां अपने अपने कलश आमने सामने रखती हैं। पुरुषों के समान ही सभी क्रियाकलाप कर वे अपने कलश को सरकाकर दाएं से बाएं 5 बार घुमाते हैं और तत्पश्चात एक दूसरे को बीड़ा खिलाकर जय सेवा लेकर उठ जाते हैं। इस रस्म के बाद वधू पक्ष के लोग वर पक्ष को अपने साथ बाजे गाजे के साथ गांव के भीतर जनवासा में ले जाकर ठहराते हैं। जनवासा सियाना जनवासा देना। गांव में दूल्हा के बारातियों को ले जाकर जिस घर में जनवासा देना तय होता उस घर के सामने दूल्हा को वाहन से उतारकर उसके पैर धोए जाते हैं। दूल्हा के पैर धोने का रस्म कन्या के माता पिता करते हैं और उसे चावल के अक्षितों का तिलक लगाकर जनवासा के भीतर ले जाते हैं। उसके बाद सभी बारातियों के पैर धोए जाते हैं और टीका लगाकर सभी का स्वागत करते हैं। दूल्हा अपनी जेब से 1.25 रुपया निकालकर उनके गुंडी में डालता है और वहाँ का पानी अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने सिर पर
दाएं से बाएं घुमाता है। ऐसा करने पर दुल्हन की सहेलियां उसे जनवासे में जाने देती है। जनवासा का घर कभी भी कन्या के पिता के घर के दूसरे कतार में होता या होना अनिवार्य होता है। 10वां सगाई ता नेंग सगाई का रस्म। बर पक्ष के लोग सगाई का साहित्य एवं खर्ची कोदाय लेकर बाजे गाजे के साथ दुल्हन के घर जाते हैं। दुल्हन के पिता के घर के आंगन में छायादार मंडवे के नीचे उनको बिठाने की व्यवस्था की जाती है। दोनों पक्ष के लोग मंडप के नीचे आमने सामने बैठ जाते हैं। बर पक्ष की ओर से दूल्हा की उपस्थित में सभी के सामने दुल्हन के लिए हल्दी या वस्त्र आभूषण और खर्ची कोदाव का साहित्य दुल्हन के माता पिता को अर्पण करते हैं और कन्या को दुल्हन बनाकर दूल्हा को बरने हेतु उसके घर आने का प्रस्ताव कर रखते हैं। दुल्हन के पिता युक्त सामग्री स्वीकार करता है, तब दूल्हा पक्ष का भूमका आटा या पीसी हल्दी से आंगन में एक चौकोर चौक डालता है तथा उस पर चौरंग पाट रखकर एक कांसे की थाली में आरती, एक लोटा पानी और एक कांसे का बड़ा परात लेकर बैठता है। सर्वप्रथम दूल्हा को उसकी भोजी वहाँ ले आती है। आरती में रखे हुए चावल के अक्षितों को अपने अपने दाएं हाथ से लेकर चौरंग पाट पर डालकर प्रणाम करती है और पहले दाएं बाएं और बाद में बाएं पांव चौरंग पाट पर रखकर पूरब की ओर मुख कर तलवों के बल पर बैठ जाती है। दूल्हा के माता पिता दुल्हन के पैर परात में धोकर उसे चावल के अक्षितों से टीका लगाते हैं। तत्पश्चात एक पातल या ब्लाउज या शाल और नारियल भेंट देते हैं, जिसे लेकर वह अपने घर के भीतर चले जाते हैं। भेंट में प्राप्त वस्त्रों को पहनकर और शाल ओढ़कर दोबारा चौरंग पाट में आकर बैठ जाते हैं। दूल्हा के माता पिता, चाचा चाची, भैया भाभी आदि परिवार के सभी ज्येष्ठ लोग अपने अपने जोड़े से दुल्हन के पैर धोते हैं एवं चावल के अक्षितों का टीका लगाकर कुछ रुपया भेंट देते हैं। अंत में दूल्हा के पिता लग्न के वस्त्र, नारियल, ढोल की माला लेकर सवा पायली पोहा एवं गुड़ से दुल्हन की ओटी भरते हैं। तत्पश्चात 5 कन्याएं बारी बारी से दुल्हन को टीका लगाकर उसे दाएं से बाएं प्रदक्षिणा लाकर भूमिका के हाथ से एक एक पान का बीड़ा लेकर वापस जाते हैं। इस नेम के पश्चात दुल्हन को घर के अंदर ले जाया जाता है। ठीक ऐसे ही नेम दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हा के लिए करते हैं। सगाई का रस्म पूरा हो जाने पर दुल्हन पक्ष की ओर से 5 पंचों के सामने खर्ची कोयदा गिनकर दिया जाता है, जिसमें दाल, चावल, नमक, मिर्ची आदि समाहित होता है। इस खर्ची कोदाय को दुल्हन के माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार पूरा या आंशिक रूप से स्वीकारते हैं। इस तरह दूल्हा पक्ष के अपने बारातियों का खाना खर्च स्वयं उठाने का प्राचीन रिवाज गोंड समुदाय में है। इस रस्म को 2 सगाओं की सगाई कहा जाता है। अंत में सभी भोजन करते हैं और दूल्हा पक्ष के लोग अपने पक्ष की ओर से एक सरवातला आने दूल्हा के बारातियों को दूल्हा के गांव जाने का रास्ता बताने वाला व्यक्ति को वहां नियुक्त कर वे अपने गांव लौट आते हैं। फिर चौका ऊंची हाथना चौक पर बिठाना। दुल्हन को दुल्हन बनाने हेतु वर पक्ष के घर के देवों को चढ़ाई गई हल्दी की आवश्यकता होती है। खर्ची
को दई देते वक्त ही वर पक्ष के लोग दुल्हन के माता पिता को कन्या को दुल्हन बनाने हेतु हल्दी देते हैं। वर पक्ष की ओर से दी गई हल्दी सर्वप्रथम कन्या के माता पिता के कुल देवों और ग्राम देवों को चढ़ाया जाता है। तत्पश्चात परिवार के सभी ज्येष्ठ सदस्यों को एक कतार में बिठाकर सभी को हल्दी लगाई जाती है और उस हल्दी को दुल्हन के सिर पर धोया जाता है। तत्पश्चात उसे नहलाकर हल्दी के वस्त्र परिधान कर चौक पर बैठाने का रस्म होता है। विशेष रूप से शाम के वक्त भूमिका द्वारा कुल देवों के गांव के घर के बीच स्थित कमरे में आटा तथा पीसी हल्दी से चौकोर चौक निकाल कर उस पर बिना कील वाला चौरंग पाट या पीढ़ा रखा जाता है। चौरंग पाट के सामने पलाश की पत्तियों के 2 पत्तल रखे जाते हैं। पत्तियों के आगे सवा पायली जवारी रखकर उस पर पानी से भरा कांसे या तांबे के लोटे का कलश रखा जाता है। कलश के ऊपरी भाग में तेल डालकर उसे पूरा भर दिया जाता है और उसमें एक आड़ी लकड़ी रखकर उसे कपास की बाती गुड़कर उसका एक छोर तेल में और दूसरा कलश के कंठ पर रखते हैं। कलश की पूजा करके उसे जलाया जाता है। तत्पश्चात कन्या कलश को अक्षित चढ़ाकर पलाश के पत्तलों पर दोनों पैर रखकर चौरंग पाट पर पूरब की ओर मुंह करके बैठती है। उसके बाद कन्या को बारी बारी से 7 बार हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी लगाने का कार्य गांव की माताएं करती है। एक बार हल्दी चढ़ाने पर दुल्हन को चौरंग पाट से नहीं उठाया जा सकता। यदि बीच में कहीं बाहर जाकर आना है तो चौरंग पाट पर किसी दूसरी कन्या को खड़ा किया जाता है। इस तरह यह कार्य रात भर चलते रहता है। फिर माड़ उर्शिना અને मंडप उठाना। कन्या के घर से सगाई का रस्म पूरा करके वर पक्ष की बारात अपने घर लौटाती है। दूसरे दिन वर के घर के उत्तरी दरवाजे के सामने विवाह मंडप खड़ा किया जाता है। इसके लिए गांव के लोग भूमिका को साथ लेकर जंगल में जाते हैं और मंडप के मध्य में मुंडा स्थापित करने के लिए जिस मोवाई या सलाई की पेड़ को काटना है उसकी सर्वप्रथम पूजा करते हैं। मंडप आच्छादन हेतु जामुन तथा गुलार की पत्तियां वाले डाल काटकर बैलगाड़ी में भरकर ले आते हैं। सर्वप्रथम मंडप के लिए 9 गड्ढे खोदकर बीच में मुंडा और 8 धुनी खड़े करके ये धुनियों के ऊपर 3 लाइन में पूरब पश्चिम आड़े रखकर इनको ऊपर से बांधते हैं। अंत में जामुन या गूलर की पत्तियां डालकर उसे आच्छादित छाया कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सवासा और सवासिन मिलकर मंडप की सूती धागे से 5 सरों से दाएं से बाएं घूमकर बांधा जाता है जिसे मंडा 2 हाथाना नेम कहा जाता है। मंडप के पूर्व दिशा में स्थित 2 स्तंभों में 2 खड़े बांस बांधकर उसे आम की पत्तियों का तोरण बांधा जाता है। मंडप के मुंडे को ऊपरी भाग पर पूर्व दिशा में एक छेद कर उसमें एक दिया रखने के लिए पाटी लगाई जाती है। गौड़ समुदाय में नारू खंड धरती और पसारू खंड पृथ्वी अर्थात 9 खंड धरती और 16 खंड आकाश की मान्यता है। 9 खंड धरती का राजा शंभु और 16 खंड पृथ्वी का मालिक फड़ापेन या बुढ़ालपेन है। शंभु का विवाह मूलादाय के साथ
नौकण धरती के प्रतीक 9 स्तंभों के मंडपों में 16 खंड आकाश के प्रतीक मंडाच्छादन के नीचे हुआ था। यही कारण है कि 9 स्तंभों के ऊपर तीन आड़े 7 फाड़े और 6 बांस ऐसे कुल 16 नंग लकड़ियों में मंडाच्छादन किया जाता है। तो साथियों, यह बुक मोतीराम कंगाली द्वारा लिखित पारिकोपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन है। साथियों, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ें, सुने और चिंतन मनन जरूर करें। जय सेवा, जय जोहार।